बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पार्लियामेंट पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। उसके 2 हाउसेस हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। तो आज हम नेशनल असेंबली पढ़ेंगे। आज का जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है वो है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड हाउस है। इसमें जो भी मेंबर्स हैं, एमएनएज हैं, इसके मेंबर्स को हम एमएनए कहते हैं। एमएनए मतलब कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। वो सारे के सारे इलेक्टेड होते हैं थ्रू द जनरल इलेक्शंस। ये लोअर चैम्बर है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट का जो अपर चैम्बर है वो सेनेट है और नेशनल असेंबली पार्लियामेंट का लोअर चैम्बर है। इसका जो कोरम है, सबसे पहले तो कोरम समझते हैं कि कोरम क्या है। कोरम मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं नेशनल असेंबली के बिजनेस को चलाने के लिए, नेशनल असेंबली की कार्रवाई को चलाने के लिए, उसे हम कोरम कहते हैं। अब नेशनल असेंबली का जो कोरम है वो है 1/4 ऑफ टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप कितनी है? 342। उसका 1/4 ये नेशनल असेंबली का कोरम है। अब ये जो है ये नेशनल असेंबली का इनसाइड लुक है। आप देख सकते हैं यहाँ जो इस साइड है, इस साइड अब गवर्नमेंट के बेंचेस बैठते हैं, गवर्नमेंट मेंबर्स, और इस साइड अपोजिशन वाले बैठते हैं। ये सामने जो नज़र आ रहा है सीट, ये यहाँ पे स्पीकर बैठते हैं। स्पीकर यहाँ से इजलास को प्रिजाइड कर रहे होते हैं। अब नेशनल असेंबली का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो ये है कि वो लेजिस्लेशन करते हैं, मीन्स के कानून पास करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर्स दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो कानून पास कर रहे होते हैं। ये इनका बुनियादी काम है, बेसिक फंक्शन है इसका। उनके इसके साथ वो बजट भी पास करते हैं। नेशनल असेंबली में बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हो सकता है, सेनेट में ओरिजिनेट नहीं होता। नेशनल असेंबली का एक फंक्शन ये भी है कि वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल असेंबली से ही इलेक्ट होते हैं। जो भी एमएनएज हैं वो वोट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। और नेशनल असेंबली का एक ये भी फंक्शन है कि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी रखती है। नेशनल असेंबली के जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है और उन्हें अकाउंटेबल रखती है। ये बज़ाहिर तो डिजोर है, डिफेक्टो में ऐसा नहीं होता। वो तो अपनी सियासत कर रहे होते हैं। लेकिन अपोजिशन का जो असल काम है वो ये है कि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखें और गवर्नमेंट में जो जायज़ तनकीद हो वो करें और गवर्नमेंट को मीन्स अकाउंटेबल रखें। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स के, मैंने आपको बताया था कि टोटल मेंबरशिप जो है वो 342 है। तो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस लिहाज से है वो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 किस्म के सीट्स होते हैं। एक तो जनरल सीट्स होते हैं,
जिसमें जनरल इलेक्शन होते हैं उसके थ्रू आते हैं, दूसरे रिजर्व्ड होते हैं नॉन मुस्लिम के लिए, और वुमेन के लिए रिजर्व्ड सीट्स होती हैं। अब बलूचिस्तान के टोटल जो है वो 17 सीटें हैं, जिसमें से 3 वुमेन के लिए हैं और 14 जो हैं वो जनरल सीट्स हैं। ऐसे ही केपीके के 35 जनरल सीट्स हैं, 8 जो है वो वुमेन की सीटें, टोटल 43 बनते हैं। ऐसे ही पंजाब में जो है वो जनरल सीट्स जो हैं वो 148 हैं, जबकि पंजाब में वुमेन की जो सीटें हैं वो 35 हैं, टोटल ये 183 बनते हैं। अब पंजाब की सीट्स नेशनल असेंबली में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है। इस वजह से मैंने आपको पिछले लेक्चर में, पार्लियामेंट के लेक्चर में ये बताया था कि ये पॉपुलेशन बेस्ड हाउस है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन पंजाब की ज़्यादा है, तो इसलिए पंजाब की सीट्स जो हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं। सिंध की 61 जनरल सीट्स हैं, 14 वुमेन के लिए, टोटल 75 सीट्स हैं, जबकि फेडरल की 2 सीट्स हैं जनरल, और फाटा के 12 जनरल सीट्स हैं, और टोटल 10 नॉन मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड हैं। अब टोटल जो बनते हैं वो 342 बनते हैं। ठीक है, स्पीकर को पढ़ते हैं। जब इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के बाद नेशनल असेंबली का जब फर्स्ट मीटिंग होता है, तो उसमें नेशनल असेंबली अपने मेंबर्स में से किसी एक को स्पीकर इलेक्ट करते हैं। अपने किस मीटिंग में? फर्स्ट मीटिंग में वो किसी भी मेंबर को, एमएनए को स्पीकर इलेक्ट कर देते हैं। और जो स्पीकर है, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस, अ मेंबर इलेक्टेड एज स्पीकर shall make before the National Assembly oath in the form set out in the 3rd schedule। मतलब कि फिर वो स्पीकर काम शुरू करने से पहले ओथ लेता है, नेशनल असेंबली के सामने ओथ लेता है। ओथ 3rd शेड्यूल में मेंशन्ड है, 3rd शेड्यूल में सबके ओथ्स मेंशन्ड हैं, वहाँ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के ओथ्स भी मेंशन्ड हैं। स्पीकर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। स्पीकर असेंबली का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो असेंबली को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको प्रिजाइड कर रहा होता है। उसको स्पीकर के पास जो सीट है, मैंने आपको दिखाई थी कि स्पीकर यहाँ बैठते हैं, तो वहाँ पे स्पीकर के टेबल में एक लिस्ट पड़ी होती है जिसमें सारे के सारे मेंबर्स का पता होता है कि ये मेंबर कहाँ बैठा हुआ है, इस सीट पे कौन सा मेंबर बैठा हुआ है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड उनके टेबल पे पड़ा होता है। उसके बाद वो स्पीकर के पास ये भी पावर होती है कि किसी का माइक खोलें या किसी का माइक बंद कर सकते हैं, किसको बोलने की इजाज़त देते हैं, किसी को नहीं देते, ये भी स्पीकर के पावर है। ठीक है, अब ये जो ऑफिस है स्पीकर, ये न्यूट्रल ऑफिस है। स्पीकर बिल पास होने के टाइम वोटिंग नहीं दे सकता, वोट नहीं कर सकता, सवाए ये कि दोनों वोट्स बराबर हो जाएं तो फिर ये वोट करते हैं, स्पीकर वोट करता है, वैसे स्पीकर वोट नहीं करता। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी कि इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि स्पीकर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो हाउस को प्रिजाइड करते हैं और डेकोरम कायम करते हैं, हाउस की कार्रवाई को चलाते हैं स्मूथली। ये
इनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो करंट 2020 में अभी करंट जो स्पीकर हैं वो ये हैं, असद कैसर साहब। जब भी कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा हो स्पीकर के रिमूवल के लिए, तब स्पीकर मीटिंग को या हाउस को प्रिजाइड नहीं कर सकता। फॉर सपोज अभी जो स्पीकर है असद कैसर साहब, इनकी रिमूवल का रेजोल्यूशन पास हो रहा हो तो तब ये प्रिजाइड नहीं कर सकता, ठीक है। और स्पीकर जो है वो अगर रिजाइन देना चाहें तो वो अपनी रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सेंड करेंगे, ठीक है। अब डिप्टी स्पीकर हम पढ़ते हैं। स्पीकर की तरह डिप्टी स्पीकर भी फर्स्ट मीटिंग में इलेक्ट किया जाता है। जब इलेक्शंस होते हैं उसके बाद फर्स्ट मीटिंग पे एमएनएज एक एमएनए को डिप्टी स्पीकर इलेक्ट कर देते हैं। स्पीकर की तरह ये भी अपने ऑफिस में जाने से पहले, अपने काम स्टार्ट करने से पहले ओथ उठा लेते हैं। अगर स्पीकर किसी भी वजह से एब्सेंट है, हाउस में मौजूद नहीं है, तो डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर बन जाते हैं। डिप्टी स्पीकर मतलब कि स्पीकर की जगह संभालते हैं और सेशन को प्रिजाइड करते हैं। इनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज वही हैं जो स्पीकर की हैं, क्योंकि ये इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर he acts as a speaker। यहाँ पे डिप्टी है, मैंने गलती से स्पीकर लिख दिया, ये डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर shall not preside at a meeting of the assembly when a resolution for his removal from office is being considered। स्पीकर की तरह डिप्टी स्पीकर का भी अगर रेजोल्यूशन पास हो रहा हो इसके रिमूवल का, तो डिप्टी स्पीकर उस मीटिंग को प्रिजाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलती से 2 बार आ गया है। डिप्टी स्पीकर जो है वो अगर रिजिग्नेशन देना चाहे, अपने इस्तीफा देना चाहे, तो इस्तीफा किसको देगा? स्पीकर को। अभी जो करंट स्पीकर डिप्टी स्पीकर हैं वो ये हैं, कासिम सूरी साहब। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।